नमस्कार दोस्तों। तो आपने उड़ती उड़ती खबरें सुनी होंगी और ये खबरें जो हैं वो इसी साल मार्च के टाइम पर और ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली थी इन खबरों ने कि टर्की जो है वो ब्रिक्स नेशंस को ज्वाइन करना चाहता है या ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहता है। तो वो खबरें सही निकली हैं और अर्डोगन अपनी कई सारी स्पीचेस में पहले भी बोल चुके हैं कि मैं ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज मैं एक न्यूट्रल कंट्री बन करके रहना चाहता हूँ और तमाम ऐसी बातें अर्डोगन के मुँह से आपने पहले भी सुनी हुई हैं। तो अब फाइनली अर्डोगन ने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और उन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अपना एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो भी सबमिट कर दिया है और कहा गया है अर्डोगन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि ये जो पूरा प्रोसेस है ब्रिक्स को ज्वाइन करने का ये अंडरवे है और बहुत जल्दी हो सकता है कि टर्की जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। अब अगर ब्रिक्स की आप बात करोगे या टर्की क्यों इसको ज्वाइन करना चाहता है तो ये हम अगले 10-15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। टर्की सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अर्जियां दे चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन। तो टर्की वहां पर भी अर्जी दे चुका है। वहां पर क्या मामला फंसा है और ब्रिक्स में क्या मामला फंस सकता है, इसको अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टर्की ने सबसे पहले क्या कहा है। अब अगर आप ब्रिक्स की बात करिए तो ब्रिक्स जो है वो एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पांचों कंट्री के लिए। लेकिन अब पिछले साल में क्या हुआ कि और भी कंट्रीज ने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, उसके साथ इथोपिया था, इजिप्ट था। इन कंट्रीज ने भी जब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है तो अब ये एक्रोनिम बचा नहीं है। अब मतलब इसमें और भी कंट्रीज आ चुकी हैं। अगर इसको एक्रोनिम ले तो ये बड़ा फनी सा बन जाएगा और अगर टर्की इसका मेंबर हो जाए तब तो और ज़्यादा फनी सा बन जाएगा। खैर वो सारी बातें साइड में, ब्रिक्स जो है उसको एज एन ऑल्टरनेटिव देखा जाता है G7 का। G7 जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें US, UK, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, ये सारी कंट्रीज उसकी मेंबर हैं। और G7 एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है और ये ग्रुपिज्म करता है उनके खिलाफ जिनसे, जैसे US की, ये US लेड ग्रुप है पूरी तरीके से, आप समझ लो। और आपने देखा होगा कि जितने भी सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर यूक्रेन के अटैक के बाद में, वो मेजर सैंक्शंस इस ग्रुप ने लगाए हैं G7 ने। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वो ग्रुपिज्म करते हैं और उससे तहत ये एक कंट्री को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। तो अब G7 का एज एन ऑल्टरनेटिव ही ब्रिक्स को बनाया गया था। अगर आप ब्रिक्स के फाउंडिंग फादर्स जो थे उनकी स्पीचेस देखोगे या उनके ऑब्जेक्टिव देखोगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इसको G7 को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ही ब्रिक्स को यहाँ पर बनाया गया था। अब यही कहा है अर्डोगन ने भी अपनी स्पीचेस में कि अब जो हमारी दुनिया है, अब जो जियोपॉलिटिक्स का सेंटर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जियोपॉलिटिक्स का, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज से दूर मूव हो रहा है। और जो ये ब्रिक्स नेशन है इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जो आज की डेट में बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं और जो आज की डेट में बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स भी हैं। मतलब अगर इन G7 कंट्रीज को आप देखो तो जो इनको बिजनेस करना है वो इनको यहीं पर जा करके करना है इन कंट्रीज के अंदर में। तो अगर ये कंट्रीज हट जाएंगी तो ये कंट्रीज भी जो है वो पूरी तरीके से हैंडीकैप हो जाएंगी। तो इस सारी चीज़ों को सोचते हुए अर्डोगन जो है अब वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज ब्रिक्स क्लियरली इज अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल एज इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ द कंट्री। और उन्होंने बोला आज की डेट में हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज भी हैं और इसीलिए आपको सारे देशों के साथ में या सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अपने रिश्ते बना करके रखना चाहते हैं हम, और इसी वजह से हमने ये अर्जी आगे चल करके दी है। अब ईस्ट और वेस्ट दोनों को कहीं ना कहीं टर्की जो है वो एक स्केल पर रखने की कोशिश कर रहा है, दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई कि टर्की जो है वो दोनों के साथ मिल के रहना चाहता है, इसको भी ज्वाइन करना चाहता है, उसको भी ज्वाइन करना चाहता है, बहुत न्यूट्रल कंट्री बनना चाहता है। ये अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब उसके एनालिसिस पार्ट पर आते हैं कि टर्की क्यों ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को। अब देखिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि टर्की ने ब्रिक्स ज्वाइन करने से पहले अपनी अर्जी दे दी थी EU को ज्वाइन करने के लिए। और ये आप पिछले कई सालों से सुन रहे होंगे कि टर्की EU को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए क्या किया था, ये पूरी कहानी क्या होती है कि टर्की अपनी एप्लीकेशन देता है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए और उसी दौरान रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तो आपको पता है उस वॉर के डर से स्वीडन जैसी जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना बिड सबमिट किया नेटो ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ पर टर्की को इशूज़ थे स्वीडन के साथ में और टर्की चाहता तो वो स्वीडन को ज्वाइन नहीं करने देता, लेकिन टर्की ने वहाँ पर स्वीडन के बिड को सपोर्ट किया। अब क्यों स्वीडन से टर्की को चिढ़न है, बेसिकली कुर्द आंदोलन जो है वो
स्वीडन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको लेकर के कि स्वीडन की सरकार ये कुर्द लोगों को ये प्रोटेस्ट करने देती है अपनी कंट्री में टर्की के खिलाफ। तो इस वजह से टर्की काफ़ी नाराज़ रहता है स्वीडन की सरकार से, और इसीलिए वो चाहता तो उनको नेटो ज्वाइन करने से रोक सकता था। लेकिन टर्की और अर्डोगन ने यहाँ पर बहुत स्मार्ट खेला और उन्होंने उनको नेटो की बिड को सपोर्ट कर दिया और स्वीडन फिर मेंबर बन गया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके बदले में टर्की क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। टर्की एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके बदले में हमें भी ईयू की मेंबरशिप मिल जाए। बट जैसे ही वो ईयू के लिए अपने एप्लीकेशन देता है, जितने बड़े बड़े लीडर्स का बयान सुन लो ईयू के, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते कि टर्की तो कभी ईयू का मेंबर बन ही नहीं सकता। तो अब इस यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज़ हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है टर्की के साथ? अब इन कंट्रीज़ का ऐसा मानना है कि अर्डोगन एक डिक्टेटर हैं और इनकी कंट्री में बिल्कुल इनकी डिक्टेटरशिप चलती है, और ये एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और बहुत सारी अपनी कंट्री की बाहर की टेरिटरीज़ को भी ज़बरदस्ती हथियार रखा है टर्की ने, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइप्रस। ये साइप्रस का विवाद आज का नहीं है, ये 1974 का विवाद है। अब ये टर्की के नीचे आपको ये एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा जो साइप्रस कंट्री है। जो साइप्रस का दो हिस्सा है, जो सदर्न हिस्सा है उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंक्लूडिंग यूएन, और जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। क्यों? अब हुआ क्या था कि 1974 में टर्की ने साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट का कंट्रोल ले लिया था पूरी तरीके से, और उसको कंट्रोल लेने के बाद टर्की ने उसको घोषित कर दिया कि ये भाई जो रेड वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भाई टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है। टर्की ने यहाँ पर अपनी फोर्सेस लगा दी और कहा कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सरकार है और ये एक कंट्री है। तो टर्की इसको एज अ कंट्री मानता है, लेकिन यूएन और सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको एज अ कंट्री नहीं मानते हैं। बाकी जो बचा वाला हिस्सा है जो आपको नीले शेड में दिखाई दे रहा है, ये है एक्चुअल में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ग्रीक लोगों की है। इसमें भी ग्रीक और टर्की का विवाद है थोड़ा सा कम्युनिटीज़ का। तो यहाँ पर ग्रीक कम्युनिटी रहती है और दूसरी तरफ वहाँ पर टर्किश कम्युनिटीज़ रहती हैं और उनमें आपस में विवाद है, और इसीलिए टर्की जो है यहाँ पर अपनी फोर्सेस आज तक 1974 से आज तक इस पूरे एरिया को होल्ड करता है जो नॉर्दर्न वाला एरिया है। अब इसमें कई लोगों ने मध्यस्थता कराने की कई बार कोशिश की है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार यूनाइटेड किंगडम रहा है। उसने कई बार कोशिश करी है कि इन तीनों कंट्रीज़ में सुलह हो जाए और टर्की ये एरिया अपनी मिलिट्री यहां से हटा दे ताकि एक पूरा देश बन पाए साइप्रस का। लेकिन टर्की उसके लिए मानने को तैयार नहीं होता और आज तक उस टेरिटरी को होल्ड करता है। तो ये जो ग्रजेस हैं वो यूरोपियन यूनियन को है तब से 1974 के टाइम से, और इसीलिए ये लोग टर्की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप में। अब जब वहाँ से मना किया गया टर्की को, तो उसके बाद जितने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस पूरे खेल को देखा है टर्की के, उनका ये कहना है कि जब उन ऑर्गेनाइजेशन से मना कर दिया, अब टर्की क्या चाहता था कि विन ऑन विन बेसिस हो जाए, मतलब हर जगह पर अप्लाई करो, अगर सारे ऑर्गेनाइजेशंस मान गए तो विन विन बेसिस है, अगर नहीं मानते हैं तो ईयू ने क्योंकि मना कर दिया है, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर के टर्की ने अपनी मेंबरशिप के लिए बिड देखी है ब्रिक्स की तरफ में, ताकि उनको जो वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में टर्की का गेम है, और जो अच्छी अच्छी बातें हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो बातें हैं, ये एक्चुअल में रियल गेम है जो टर्की खेलने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको टर्की जो है वो क्यों ब्रिक्स की तरफ देख रहा है, वो G7 का ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स को क्यों मानता है, क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो ईयू का भी ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स को मानता है और इन कंट्रीज़ के साथ हाथ मिला करके रहना चाहता है। ये बातें बहुत सही से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे होने वाला है, तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी अगेन आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। ऑलमोस्ट हमने 50% तक अपने जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस थी उसमें डिस्काउंट किया है, और अब आपको यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आप अवेल कर सकते हो। अब ये जो बैच है हमारा यूपीएससी सीएससी का, इसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ में इसी बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलेंगी, प्लस उसके साथ में आपको स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 के मिनिमल से कॉस्ट में मिल रहा है। कंप्लीट पैकेज यानी कि जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।